नमस्कार, मैं हूं आलोक पांडे और मेरे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर महेंद्र सिंह जी हैं। उनके पास जल शक्ति विभाग है और सरकार के वो प्रवक्ता हैं, एक अहम भूमिका में हैं। और इस अहम भूमिका के साथ अगर इनके बैकग्राउंड को देखा जाए तो आसाम के चुनाव को, आसाम के संगठन को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही, गुजरात के चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका रही। संगठन को कहीं पे भी खड़ा करना हो तो उसके माहिर माने जाते हैं। अब जब जल शक्ति विभाग इनके पास है तो उसका महत्व इस लिहाज से भी बढ़ जाता है कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ एक बहुत बड़ी समस्या रही है, सिंचाई, नहर, उसकी सफाई एक बहुत बड़ी समस्या रही है। और किसान और नहर का रिश्ता एक वैसे ही रिश्ता है कि अगर खेती को अच्छा करना है तो नहरों में पानी होना बहुत ज़रूरी है। मंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे बड़ी बात यही है कि जहां कोरोना काल चल रहा है वहां पे मैं लगातार देख रहा हूं कि आपके एक चिंता है कि बाढ़ को लेके क्या तैयारी है। तो सबसे पहले विभाग से ही शुरू करते हैं कि आखिर अब बरसात का मानसून आने वाला है, मौसम मानसून भी बता रहे हैं अच्छा है, तो उत्तर प्रदेश के लिए बाढ़ को रोकने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं और किसान कितना अपने आप को इस बाढ़ में सुरक्षित महसूस कर सकता है, नदियों के आसपास रहने वाले लोग कितना सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। बड़ी बात है कि मोदी है तो मुमकिन है और योगी है तो यकीन है। और इसलिए अगर योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश चतुर्दिक विकास की गति को बढ़ा रहा है तो पिछले 3 सालों में बाढ़ों पर भी एक बहुत बड़ा काम हुआ और बड़ा नियंत्रण स्थापित किया गया। अगर 2012 के बाद से लेकर 2017 तक आप देखेंगे, योगी जी के शपथ लेने से पहले तक उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा एरिया बाढ़ से प्रभावित हो जाता था और उसके कारण से बहुत लोगों के जनधन की हानि होती थी। लगभग 5 से 6 लाख हेक्टेयर ज़मीन बाढ़ से प्रभावित होती थी। लेकिन हमको बताते हुए खुशी हो रही कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब बाढ़ का विभाग को संभाला और उन्होंने जब मॉनिटरिंग किया, ड्रेजिंग कराया, बाढ़ के कामों को ठीक ढंग से किया, तो पिछले साल हम लोग उसको 12,000 हेक्टेयर पर ले आकर के खड़ा किया। यानी बाढ़ों का ज़बरदस्त काम हुआ और जिसके कारण से जनहानि, धनहानि और जो फसल हानि होती है उनको सबको नियंत्रित करने में बड़ी महारत हासिल हुई। और उसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में बहुत अच्छा काम इस साल भी हम लोगों ने शुरू किया है। लॉकडाउन के कारण से काम थोड़ा पीछे हुआ, लेकिन उस काम को हम त्वरित गति से करने के लिए रात और दिन काम को करा रहे हैं, जिससे समय से हमारा काम पूरा हो जाए। 114 नई परियोजनाएं थी, सभी परियोजनाओं पे काम शुरू हो गया है। तेजी के साथ हम लोगों ने तय किया है कि 15 जून तक हम सेफ जोन में उसको ले आएंगे, जिससे किसी प्रकार की बाढ़ से कहीं पर जनहानि, धनहानि और फसल हानि न होने पाए। इसके साथ साथ पुरानी परियोजनाएं जितने हमारी थी 213 परियोजनाओं को, उनको सबको इसी 25 तारीख को पूरा करने का टारगेट हम लोगों ने रखा था। लगभग सब पूरी हो गई है। 2-1 दिन में उत्तर प्रदेश की सभी पुरानी परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी। तो नई परियोजनाएं, पुरानी परियोजनाओं, ड्रेजिंग की परियोजनाएं, सब परियोजनाओं पर युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। ये बात अच्छा है कि मानसून अच्छा आने वाला है और बरसात भी अच्छी होगी, ऐसी संभावना है कि उसके कारण से पानी भी बढ़ सकता है। लेकिन हम लोग युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन भी मिल रहा है। निश्चित रूप से बाढ़ में एक अच्छा काम करके उत्तर प्रदेश की जनता को पूरी तरीके से बाढ़ से सुरक्षित करेंगे। आप हर चीज़ की प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं, चाहे जिस भी भूमिका में रहे हैं। तो मंत्री के तौर पे भी आपने प्लानिंग बहुत अच्छी की है, एग्जीक्यूशन वो फील्ड में नज़र आ जाता है कि वाकई पिछले कई सालों से हम लोग हमेशा कवर करते रहे हैं। अब बाढ़ वैसी बाढ़ नहीं रही, वो बाढ़ विकराल नहीं रही जो लोगों के लिए जीना और मुश्किल कर देती थी। लेकिन मंत्री जी, एक सवाल ये है, नहरों का जाल उत्तर प्रदेश में ज़रूर है, लेकिन नहरों में पानी नहीं होता है। किसान अगर उसे सिंचाई का पानी ना मिले तो उसकी फसल को लेकर के वो अपने घर परिवार को चला पाए मुश्किल होता है। और ऊपर से यूपी, जिसमें लगभग 30% GDP किसान की तरफ से आता है, तो नहरों का कैसे? बात है आलोक जी की नहरों का बड़ा जाल उत्तर प्रदेश में और 71,000 किलोमीटर नहरें हमारे पास हैं। जब मैंने दायित्व संभाला तब से लेकर के अभी तक मैंने पिछले 15 अक्टूबर से लेकर के और नवंबर तक नहरों की सफाई का कार्य हमने आरंभ किया था। 48,000 किलोमीटर एक महीने में हमने नहरें साफ किया। चैलेंज और चुनौती के साथ कहा, अगर किसी की कहीं रह जाएगी तो हमको आप बताइएगा, मैं आपको सम्मानित करूँगा और साफ भी कराऊँगा। और बड़ी अच्छी मॉनिटरिंग किया हम लोगों ने, उसको बाकायदे सबकी फ़ोटोग्राफी, वीडियोग्राफी कराया। 5 किसानों से उसकी सर्टिफिकेट लिया, तो नहर के हेड पर बोर्ड लगाया, कौन नहर का मालिक है, कौन इंजीनियर है, कितने में लागत में हो रही, कितनी दूरी है, सब चीज़ों को उसमें हम लोगों ने दिखाया।
और इसके साथ सभी जनप्रतिनिधियों, और जब तक सर्टिफिकेट नहीं देंगे तब तक हम नहीं मानेंगे। पूरी पारदर्शिता, पूरी ईमानदारी, पूरी जिम्मेदारी के साथ नहरों की सफाई हुई और टिल तक पानी पहुंचाया हमने। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब से विभाग हमारे हाथों में आया है, संभाला हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन, उनका नेतृत्व मिला है, उत्तर प्रदेश में हर नहर में पानी है। आप कहीं भी जाइए, और मैंने ये भी व्यवस्था किया, अगर आपको पानी की आवश्यकता आप बताएंगे, हम आपको पानी देंगे। पानी की कोई कमी नहीं है, नहरों की सफाई में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए किसान हमारे लिए भगवान है, उसके खेत तक पानी पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। हम उसके खेत तक पानी पहुंचाएंगे, नहर को ठीक रखेंगे और जिस काम के लिए नहर है उसकी उपयोगिता भी करेंगे। बिल्कुल, किसान अन्नदाता है और उसी के दम पे आज हम सब लोग हैं भी। लेकिन मंत्री जी, ये कहा जाता रहा है पहले भी, ये अब की बात नहीं है कि सिंचाई विभाग बड़ा, ये माना जाता था कि मलाईदार विभाग होता है, यहाँ के अधिकारी बड़े इस चीज को रहते थे कि बाढ़ उनके लिए और संपन्नता लेती थी, कि मतलब सरकार का बजट उस पर खर्च होगा और उसमें कमीशन होता है, इस तरह का। अब वो बात खत्म भी हुई है, लेकिन ये सब चीज, इन चुनौतियों को कैसे आपने पार किया? क्योंकि ये आज की तो थी नहीं, कई सालों से लगभग परंपरा के तौर पे चली आ रही थी। ये जानना जरूरी होगा इसलिए कि योगी जी की सरकार है और अब तक के इतिहास के सबसे ईमानदार और कर्मठ मुख्यमंत्री हैं। उनकी देखरेख में काम करने का एक अलग आनंद है और निश्चित रूप से जिस तरीके से उन्होंने बाढ़ की योजनाओं को पिछले वर्षों में नियंत्रित किया, उन्हीं के मार्गदर्शन नेतृत्व के कारण से बाढ़ में आज जो चीज़ें पहले हुआ करती थी वो लगभग समापन की ओर है। बहुत अच्छे ढंग से काम हो रहा है, ईमानदारी से लोग काम करें, उसकी मॉनिटरिंग का सिस्टम हम लोगों ने डेवलप किया है जी। पूरी हर चीज़ को यहीं से बैठ करके आप मॉनिटर कर सकते हैं, एक एक चीज़ को हम लोग देखते हैं। बाढ़ के हर काम के लिए एक नोडल अधिकारी तय किया है जो IAS स्तर का अधिकारी है। सभी क्षेत्रों के जितने भी इम्पॉर्टेंट जिले हैं सबके नोडल अधिकारी हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स है। अगर किसी प्रकार की कोई कमी आई तो 100% उनकी जिम्मेदारी फिक्स होगी। तो हम लोगों ने नोडल अधिकारी डिस्ट्रिक्ट का भी बनाया, हम लोगों ने काम का भी नोडल अधिकारी बनाया, हम लोगों ने परियोजनाओं की मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी की और हम खुद भी स्थलीय निरीक्षण करने कल से जा रहे हैं। उस स्थान पर खड़े होकर हम खुद भी देखेंगे। इस नाते सभी स्तर पर इस स्तर की मॉनिटरिंग है कि कब कोई गड़बड़ नहीं कर सकता और जो गड़बड़ करेगा वो बच नहीं सकता। ये योगी की सरकार है और इसलिए योगी के सरकार में इन सब चीज़ों के लिए कोई स्थान नहीं। हाँ, लाइन आपने अच्छी कही कि योगी हैं तो यकीन है, और हमें लगता है कि इस इंटरव्यू के बाद आप क्षेत्रों में रहेंगे तो बाढ़ का जहाँ जहाँ काम हुआ है वैसे भी उन सब जगहों को देखना होगा, तो अधिकारियों के लिए तो ये वार्निंग भी है, चेतावनी भी है। 100% देखेंगे, 100% देखेंगे और सारी टेक्निकलिटी के साथ देखेंगे क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इन सब चीज़ों के साथ देखेंगे। पिछला विभाग जो था उसको भी आपने बड़ा सजा संवार दिया था, ग्राम विकास, वहां तो आपने ट्रांसफर का ऐसी पॉलिसी इजाद की जहां पे ये हमेशा आरोप लगता रहा कि यूपी में तो ट्रांसफर पोस्टिंग एक व्यापार है, तो वहां तो आपने उसे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर दिया था और कैबिनेट से भी पास हुआ। क्या था? बहुत आनंददायक था, हमारे ज़िंदगी के लिए एक अभिनव प्रयोग था और ट्रांसफ़र के लिए कहा जाता है और उस ट्रांसफ़र को हमने ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं, ट्रांसपेरेंट ट्रांसफ़र, प्रत्यक्ष ट्रांसफ़र और ब्लैक बोर्ड पे ट्रांसफ़र, ओपन ट्रांसफ़र, मीडिया के सामने ट्रांसफ़र करने वाला भारत का पहला विभाग आज़ादी से लेके अब तक। ब्लैक बोर्ड लगाते थे, सबको बुलाते थे, पूरी मीडिया के कैमरा को ऑन कराते थे और इतने बड़े डिपार्टमेंट का 1 घंटे के अंदर सारे ट्रांसफ़र क्लोज करते थे, वहीं पर ऑर्डर देते थे, वहीं से लोग जाते थे। इसलिए किसी भी स्तर का कोई अधिकारी है उसकी परफॉर्मेंस क्या है, परफॉर्मेंस बेस्ड ट्रांसफ़र, ट्रांसपेरेंट ट्रांसफ़र, ब्लैक बोर्ड पे ट्रांसफ़र, ओपन ट्रांसफ़र, ऐसी पॉलिसी हमने इजाद किया जिसके कारण से विभाग में बहुत अच्छा काम हुआ। अधिकारियों ने जम करके मेहनत की अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए और उसी का परिणाम था कि भारत में जहां उत्तर प्रदेश बहुत पीछे रहता था, हमने सारे पुरस्कार जीत करके ऑल इंडिया स्तर पर उत्तर प्रदेश में ले आए और भारत का नंबर 1 का विभाग हमारा ग्राम विकास विभाग बना और उसी के परिणाम था कि बहुत सारे गरीबों का हम आवास बना पाए। सड़कें 4000 किलोमीटर हम लोगों ने बनाई, सभी क्षेत्रों में एक अच्छा काम हम लोगों ने करके दिया है। तो इस विभाग में भी, सिंचाई में भी हमने उसको लागू किया है, बाकी सब विभागों में हम उसको लागू करके उस पर काम कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत संतोष का भाव तो जरूर होगा, क्योंकि उस विभाग में इतना अच्छा आपने काम किया कि इतना बड़ा विभाग मिला, बड़ा विभाग, कैबिनेट मंत्री बने और ये लगता होगा कि भाई जो किया उसका कहीं ना कहीं आपके भी परफॉर्मेंस को योगी जी लगातार देखते हैं और
महत्व और कद दोनों ही बढ़ता रहता है। देखिए, हम सब लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना आदर्श मानते हैं और उनके नेतृत्व में काम करने का अवसर मिल करके मैं समझता हूँ मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि योगी जैसे नेता और नेतृत्व और मुख्यमंत्रित्व काल में हमको एक अवसर मिला है मंत्रिपरिषद का, तो बड़ी बात है। और राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमारे ऊपर भरोसा दिलाया, इनका आशीर्वाद है कि मैं आज यहाँ पर मंत्री के रूप में काम कर रहा हूँ। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि वहाँ पर मोदी हों, यहाँ पर योगी हों और उसमें एक छोटे कार्यकर्ता की भूमिका अदा करने की जिम्मेदारी हमको भी हो, तो एक अच्छा काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसे नेतृत्व के साथ काम करके गौरव की अनुभूति हो रही है, इसलिए वहाँ पर भी हमको बहुत अच्छा था, उस विभाग को भी अच्छा करने की कोशिश किया और इस विभाग की भी जितनी चुनौतियाँ उसको हम स्वीकार किए हैं और चुनौतियों को अवसर में तब्दील करेंगे और एक आदर्श विभाग जल शक्ति विभाग को भी बनाएंगे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, हर घर को नल से जल देने के बारे में जल जीवन मिशन की बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री जी ने कहा अटल भूजल योजना के तहत जल संचयन करेंगे, जल संवर्धन करेंगे और जल को घर तक पहुंचाएंगे। तो जल संचयन भी करना है, डार्क जोन जितने हमारे ब्लॉक हो गए उसको सेफ जोन में भी लाना है, नदियों के का भी बड़ा काम करना है, इसलिए नमामि गंगे की परियोजनाओं को भी पूर्ण करना है और इस तरीके से जितने भी हमारे काम हैं उनको सब चुनौतियों को स्वीकार करते हुए अच्छा काम करके उत्तर प्रदेश की महान जनता की सेवा करने का अवसर जो मिला है उसको हम पूरा करेंगे और मेरा उत्तर प्रदेश भारत का नंबर 1 का राज्य बने, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है, उसमें अपनी छोटी सी भूमिका अदा करने का प्रयास करेंगे। नहीं, बिल्कुल। और अब वो साफ यमुना का पानी भी साफ दिखने लगा है और गंगा का पानी भी साफ दिखने लगा है और अब तो मालवाहक जहाज भी चल रहे हैं। निश्चित रूप से चलेंगे और गंगा और यमुना भारत के लिए और हमारे उत्तर प्रदेश के लिए जीवनदायिनी है, मोक्षदायिनी है। गंगा तो दर्शनात् मुक्ति हमारे यहाँ कहा जाता है, लोग कहते हैं गंगा के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त होती है और मैं भाग्यशाली हूँ कि 1200 किलोमीटर गंगा मैया हमारे उत्तर प्रदेश में बहती हैं और इसलिए गंगा का दुआब सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। तो गंगा जी भी हमारे लिए और यमुना जी भी और जितनी नदियाँ वो सब हमारी माँ हैं, इसलिए माँ की सेवा करने का सौभाग्य मुझको प्राप्त हुआ है। इससे बड़ी धन्यता और दूसरी कोई नहीं हो सकती है, इसलिए अच्छा काम करने की कोशिश उसमें भी मैं करूँगा। प्रधानमंत्री जी ने जल शक्ति विभाग केंद्र में बनाया और यहाँ पर बना, इसके साथ दायित्व भी मुझे लगता है काफ़ी बड़ा आपके पास रहा। और दूसरी चीज़ ये है कि जब हम बात करते हैं अब कोरोना काल का, तो इसमें एक जिम्मेदारी आई है कि जो श्रमिक आए हैं इनको किस तरह से रोजगार में जोड़ा जाए, किस तरह वहाँ जिन स्थितियों में थे कम से कम यहाँ भर पेट खाना और घर, इन सब की जिम्मेदारियां भी तो आप और आपके सरकार पे है, विभाग भी अब आपके पास है और सरकार की तरफ से भी अब आप ही को बात करनी है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में पहला हमारा राज्य बनाने में कामयाब रहे कि मजदूरों को 1-1 हज़ार रुपये देने की योजना पहली बार किसी राज्य ने घोषित किया तो उत्तर प्रदेश ने किया। इसके साथ साथ कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए उसके लिए उन्होंने फ्री में राशन की व्यवस्था कराई। इसी के साथ उन्होंने पंजीकृत मजदूरों की पूरी चिंता किया, जो पंजीकृत नहीं थे उनको भी चिंता किया। 16 लाख ऐसे मजदूर थे जो पंजीकृत थे, उनके सबके खाते में पहले पैसा पहुँचाया। फिर नगरीय क्षेत्र के 7.5 लाख मजदूर थे, उनके खाते में पैसा पहुँचाया। फिर 8 लाख मजदूर ऐसे थे जो कहीं पंजीकृत नहीं थे, उनके खाते में पैसा पहुँचाया। इसके बाद जो प्रवासी मजदूर आए उनके लिए भी उन्होंने व्यवस्था किया, जिसका राशन कार्ड नहीं है उन्होंने कहा राशन कार्ड बनाया जाए। उन्होंने कहा जिसका राशन कार्ड नहीं बन सकता है तत्काल उनको भी 1-1 हज़ार रुपये और भोजन की किट, जो राशन की किट उनको उपलब्ध कराई जाए। हर किसी को, प्रवासी कोई भी दिल्ली से आया, कलकत्ता से आया, हरियाणा से आया, पंजाब से आया, कहीं से भी आया, उसको सबको घर जाते समय माननीय मुख्यमंत्री कितने आदर्श मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने कहा घर जा रहे हो राशन की किट लेते जाओ और 1 हज़ार रुपये भी अपने पास से लेते जाओ। तो सरकार ने उनको 1 हज़ार रुपये भी दिया, राशन का किट भी दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबका पंजीकरण कराया, सबका इनरोलमेंट कराया, सबकी सूची बनाई, कौन व्यक्ति क्या काम कर सकता है, उसकी स्किल क्या है, इसको भी नोट कराया। और मुख्यमंत्री जी ने कहा एक को काम मिल रहा है। अभी तक कम से कम 35 लाख मजदूर जो बाहर से आए, जिसमें से कि सभी मजदूरों के काम की चिंता करने के दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 11 लाख मजदूरों के काम का करार भी किया। हाँ, MOU हो गया। हाँ। इसी के साथ साथ उन्होंने मनरेगा के मजदूरों के काम की दृष्टि से सभी डिपार्टमेंटों को निर्देशित किया है। और आज की तारीख में मैं आपसे कह सकता हूं, आलोक जी की कितनी गर्व और गौरव का विषय है कि लॉकडाउन खुलने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी योजना तैयार कर ली। दूरदर्शिता देखिए आप कि हम फ्री में राशन दे देंगे, 3 महीने का फ्री में राशन देंगे,
हम 1,000 रुपये भी देंगे, हम रोजगार का सृजन भी करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा एक मजदूर के रहने के लिए आवास की व्यवस्था भी कराएंगे और हर मजदूर का मुफ्त में इलाज भी कराएंगे, उसकी स्कैनिंग भी करेंगे, उसको घर तक पहुंचाएंगे भी और रास्ते में भी ज़रूरत पड़ने पर उसको भोजन का पैकेट भी उपलब्ध कराएंगे। यानी कोई भूखा ना सोए, ना तो सड़क पर ना अपने घर में। इतनी चिंता करने वाला अगर कोई आदर्श मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं। और इसी के साथ उन्होंने कहा है 40 लाख लोगों को मजदूरों को अभी मनरेगा में काम मिल रहा है। मेरे डिपार्टमेंट में सारी परियोजनाएं चालू हो चुकी हैं और मनरेगा के तहत हम नहरों की सफाई, पटरी को ठीक कराना, बंदियों को ठीक कराना, बंदों को ठीक कराना, चेक डैम को ठीक कराना, तालाबों को ठीक कराना, इस तरीके से कम 2 करोड़ मैंडेट जनरेट कर रहा हूँ मैं अपने इरिगेशन डिपार्टमेंट में। सभी डिपार्टमेंटों को मिला के देखा जाए तो 50 लाख लोगों को आज की तारीख में काम मिला हुआ है, काम चल रहा है और तेज़ी से लोगों को काम मिले इसकी हम लोग योजना रचना बना रहे हैं। नदियों का जीर्णोद्धार पुनरुद्धार करा रहे हैं। हाँ, कुछ नदियों को तो नहीं, हम लोगों ने भी बहुत नदियों का किया था, अभी बहुत सारी नदियाँ ली गई, उस पर भी एक बड़ा काम होने जा रहा है। तो सभी डिपार्टमेंटों का काम, नदियों का काम, नहरों का काम, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट का काम, नेशनल हाईवेज का काम, ये जो एक्सप्रेस वे का काम, बाकी जितने काम हैं, इन सब कामों को अगर आप जोड़ दीजिए तो कम से कम 50 से 60 लाख लोगों को काम मिल चुका है। आगे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है जितने लोग हैं सबको काम देंगे, रोजगार देंगे, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक रोजगार लगाएंगे, फैक्ट्रियां लगेंगी और सबको यहीं पर रोजगार मिलेगा। मेरा उत्तर प्रदेश नंबर 1 का राज्य बनकर के खड़ा होगा भारत के अंदर। इसलिए मुख्यमंत्री जी हैं, मैंने कहा योगी हैं तो यकीन है, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। और योगी हैं तो योग है और योग और संयोग के कारण से ही उन्हीं के मुख्यमंत्री काल में राम मंदिर भी बन रहा है अयोध्या में। बिल्कुल ठीक बात है, कितने समय से चल रहा था। लेकिन एक बात बताइए, आपने सारी व्यवस्थाएं बताई, श्रमिक मजदूर के उसके घर से निकलने तक, मतलब उसके प्रदेश में आने तक, उसे किट रुपया सब कुछ दिया आपने, हर चीज़ आपने लॉकडाउन में व्यवस्था की, लैब रातों रात ज़्यादा बनवा दिए गए, टेस्ट होने लग जाए, फिर भी विपक्ष कहता है कि कुछ हुआ ही नहीं, ज़मीन पे कुछ हुआ ही नहीं, मजदूरों के ऐसे हालात हो गए। देखिए, विपक्ष की अगर आंखें खराब हो गई हो, सोचने की क्षमता समाप्त हो गई हो, दिखाई न पड़ रहा हो, पूरी भारत आज सराहना उत्तर प्रदेश का कर रहा है, पूरा देश सराहना कर रहा है। मोदी जी ने जिस तरीके का काम और प्रियंका जी तो ट्वीट और चिट्ठी, योगी जी उनके साथ चलते हुए इस तरीके का काम किया। जितनी योजनाएं योगी जी लागू किए उसी सब का अनुसरण उत्तर भारत के अन्य राज्यों ने किया। आज भारत में नंबर 1 की व्यवस्था अगर किसी राज्य की है तो हमारे उत्तर प्रदेश की। जहाँ तक प्रियंका की चिट्ठी की बात है, उन्हीं के राज्यों के कारण से आज भारत के अंदर कोरोना इतने स्तर तक पहुँच गया है। जहाँ उनके सहयोगी दल शासन कर रहे हैं या जहाँ डायरेक्ट शासन कर रहे हैं, उन सब राज्यों में बद से बदतर स्थिति उनकी बनी हुई है। और चिट्ठी एक तरफ लिखते हैं और एक तरफ बच्चों के लिए जो कोटा से बच्चे लाए जा रहे थे उनसे भी बिना पैसे के लिए बस नहीं हिलेगी, ऐसा चिट्ठी लिख करके, और जब तक पैसा नहीं मिल जाता तब तक बस नहीं आती। बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों के लिए कम से कम वो बस उपलब्ध करा दिए होते, तो बच्चों को बस नहीं उपलब्ध करा पाए। और जिन बसों की सूची दिए, हाँ, बस उपलब्ध तो करा रहे थे। घोटाला में तो आपने सुना होगा, स्कूटर की, स्कूटी की, साइकिल की, कौन कौन सी चीज़ों की नंबर्स आ गए थे। और ऐसे ही अभी एक चारा घोटाले से बड़ा घोटाला जो बस का घोटाला कांग्रेस का आया, तो कांग्रेस के होमोग्लोबिन में भ्रष्टाचार, उनके होमोग्लोबिन में झूठ, उनके होमोग्लोबिन में फेरेब और उनके होमोग्लोबिन में लूट, ये सब समाहित है। उसी का परिचय उन्होंने एक पत्र लिख करके दिया। और वो ऐसी झूठ नहीं बोलते, लिखा पढ़ी में कांग्रेस झूठ बोलने में बहुत एक्सपर्ट है। ऐसे तो सब लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन दादागिरी कैसी है कि उन्होंने लिख करके हलफनामा लगा दिया कि राम सेतु तो है ही नहीं। नासा के वैज्ञानिक कह रहे हैं, वहाँ पर लिखित झूठ उन्होंने कोर्ट के अंदर बोला। और अभी लिखित झूठ उन्होंने सूची दिया। 294 बसें जो कंडम है, जिनको कंडम घोषित किया जा चुका है, जो बसें हाई स्टैंड ही नहीं कर रही हैं, उनकी सूची उन्होंने लगा दिया। 64 ऐसे ऑटो के उन्होंने सूची लगा दिया। 68 उन्होंने स्कूटर की सूची लगा दिया। इन सब की सूची देते समय इनको शर्म नहीं आती है, इस तरीके की घिनौनी हरकत करते हैं और उसके बाद भारत की जनता से संवाद करना चाहते हैं। राहुल कहते हैं कि लॉकडाउन का समय ठीक नहीं तय किया गया, नुकसान हो गया भारत को। और दूसरी बात यह है कि बसें दी जा रही थी तो FIR कराने क्या जोड़ती, हम तो मदद करना चाहते हैं। तो क्या आप लोग मतलब सब सरकारी कांग्रेस के खिलाफ उत्पन्न करना, जनता के साथ झूठ बोलना, लोगों से छलावा करना,
WHO कह रहा है कि सबसे अच्छी व्यवस्था भारत में भी, ट्रंप कह रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति की सबसे अच्छी व्यवस्था भारत की है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, ब्रिटेन के लोग कह रहे हैं, पूरी दुनिया भारत की सराहना कर रही है। हाँ। हर कोई विश्व कह रहा है कि जिस रास्ते पर मोदी चल रहे हैं यही सबसे अच्छा क्लोरोक्विन भी खा रहे हैं हम लोग के लिए। यहाँ पर इस रास्ते से चलिए। दुनिया भारत से दवाई मांग रही है, भारत लोगों को दवाई दे रहा है, पूरी दुनिया को भारत शिक्षित कर रहा है। यहाँ पर लोग थाली और ताली बजा रहे हैं तो दुनिया के देश के राष्ट्राध्यक्ष अपने गैलरी में खड़े होकर ताली और ताली बजा रहे हैं। ट्रंप अपने घर में सांत्वना पाठ करा रहे हैं और इस तरीके से पूरी दुनिया ओम का उच्चारण कर रही, योग के रास्ते पर चल रही है। जितना मोदी ने बताया उसी पर विश्व चल रहा है। इस समय पूरी दुनिया में भारत का जय जयकार हो रहा है, परचम लहरा रहा है। लेकिन अगर आँख में मोतियाबिंद हो गया हो, रतौदी हो रही हो, दिखाई न पड़ रहा हो और बीमार आदमी हो, लाचार हो, तो मैं उसके इलाज के लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। वैसे भी राहुल का भी दोष नहीं है, यहाँ खाली है तो उसके लिए कोई कुछ क्या कर सकता है। लेकिन एक चीज़ तो उत्तर प्रदेश के लिए एक मौका कहा जा सकता है कि उधर चीन के प्रति अविश्वास हुआ है उद्योग नगरियों में, उद्योगपतियों में। क्या वहाँ के लोग या वहाँ के जो उद्योग हैं उत्तर प्रदेश की तरफ आ सकते हैं? ऐसा कुछ माहौल आप लोग बना रहे हैं? मुख्यमंत्री जी ने इस पर बहुत काम किया, बहुत काम कर रहे जी। हैं और इसकी बहुत अच्छी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा उद्योग अगर कहीं पर आएगा तो हमारे उत्तर प्रदेश में ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रही है। हमारे पास ज़मीन है, हमारे पास पानी है, हमारे पास बिजली है, हमारे पास सुशासन है, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। एक बहुत अच्छा अनुकूल वातावरण अगर कहीं पर है तो उत्तर प्रदेश में है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी टारगेट करके उस पर काम कर रहे हैं। हमको लगता है कि सबसे ज़्यादा उद्योग अगर कहीं पर आएगा तो हमारे उत्तर प्रदेश में आएगा, जिसके लिए बृहद कार्य योजना बनी है और उस पर काम हो रहा है। मतलब यूपी अब विकास की तरफ भी, कोरोना में लोग जहां बाकी सब जगहों से हट रहे हैं तो यहां उद्योग भी लगने की गुंजाइश बहुत बढ़ रही निश्चित है। रूप से यूपी विकास की ओर अग्रसर हो रहा है और यूपी के विकास के दो पैमाने आपको मैं बताता हूँ। जी। पूरे भारत के अंदर लॉकडाउन के दौरान सभी चीनी मिलें जगह की भारत के अन्य राज्यों की बंद हो गई। उत्तर प्रदेश पहला राज्य था कि कोई चीनी मिलें बंद नहीं हुई। जब तक गन्ना खेत में खड़ा है तब तक चीनी मिलें चलेगी, माननीय मुख्यमंत्री का आदेश था और चीनी मिलें चलती रही। एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा सभी भट्टे चलते रहे। 12,064 भट्टे उत्तर प्रदेश में चलते रहे। आज परिणाम क्या है? किसी राज्य के पास ईंट नहीं है, भारत के पास, उत्तर प्रदेश के पास, हमारे पास ईंट है। अगर हम किसी कार्य को करना चाहते हैं तो ईंट हमारे पास पकी हुई ईंट है, भट्टे हमारे चलते रहे, मिलें चलती रही, बहुत सारे काम होते रहे। इतना सब कुछ उत्तर प्रदेश को अच्छे ढंग से नियंत्रित किया। 11 की टीम उन्होंने गठित किया, कोरोना पर लॉकडाउन का अच्छे से पालन किया, सबके पालन करते हुए अपने सभी कामों को चलाते रहे और उत्तर प्रदेश में आज गर्व से मैं कह सकता हूँ कि पूरी तरीके से मेरा उत्तर प्रदेश नियंत्रित है, कोरोना से संरक्षित भी है और आगे भी तेज़ी के साथ बढ़ा है। हम हर क्षेत्र में आगे हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, जो उनका मिशन है, जो उनकी दूरदर्शिता है, उसी सब का परिणाम है उत्तर प्रदेश तेजी के साथ विकास के रास्ते पर। एक सभी के मन में प्रश्न है कोरोना को लेकर के कि आगे स्कूल कब खुलेंगे, जनजीवन और कब सामान्य होगा। चूँकि अब सरकार के पूरे सरकार के प्रवक्ता के तौर पे कोरोना की स्थिति उत्तर प्रदेश में क्या है और आगे आने वाले समय में आर्थिक हालात और सामाजिक, जिसमें एकेडमिक्स भी शामिल है, पढ़ाई का भी शामिल है, क्या लग रहा है, एक किस तरह का पिक्चर दिखाना चाह रहे हैं कि कब तक चीज़ें और सुधर सकती हैं और बेहतर हो सकती हैं? मुख्यमंत्री जी ने इस पर बेहद चर्चा की है और स्टेप बाय स्टेप इस पर काम भी कर रहे हैं। एक एक चीज़ को खुल करके आगे भी चल रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने कार्य योजना बनाई है अभी पर विस्तार से उस पर लगभग सब चीज़ों को उन्होंने शुरू तय कर लिया गया है और इसके बाद उन्होंने कहा स्टेप बाय स्टेप हम खोलेंगे। अनलॉक 1 स्टार्ट हुआ है और उसका बहुत सावधानी पूर्वक लोगों से कहा है उन्होंने कि सावधान रहिए, सचेत रहिए और चलते रहिए। रुकने की आवश्यकता नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे, चुनौती को स्वीकार करेंगे। आर्थिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश समृद्धशाली बने, उसके लिए उन्होंने कहा हम कर नहीं लगाएंगे, हम काम करेंगे और काम करके उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। तो सभी दृष्टियों से हमको लगता है कि मंदिर खुलने के बारे में, स्कूल कॉलेज खुलने के बारे में, बाकी संस्थाओं के खुलने के बारे में स्टेप बाय स्टेप वो निर्णय ले रहे हैं। जल्दी ही सब चीज़ें एकदम नॉर्मलाइज हो जाएंगी, लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगा सबको सावधान रहना है, सतर्क रहना है, अपने को बचा करके काम करना है, फेस मास्क कवर को लगा करके रहना है, हाथों को सैनिटाइज करते रहना है,
समय समय पर हाथ को धुलते रहना है, जितना हो सके 2 दूरी। गज की दूरी बहुत जरूरी का पालन करते रहना है, अपने को बचा के, अपने परिवार को बचा करके, अपने सब कामों को करते हुए उत्तर प्रदेश को नंबर 1 के राज्य बनाने के दृष्टि से आगे बढ़ना है। और योगी अगर हैं तो यकीन है चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जमातियों को कैसे उन्होंने नियंत्रित किया, कैसे सब चीज़ों को संभाला, कि किसी से बताने की आवश्यकता नहीं। एक बेहतर राज्य के रूप में हमारा उत्तर प्रदेश इतना बड़ा सूबा निश्चित तौर पे जिस तरह से परिणाम आए घोषित हुए, लगा कि कोरोना को कंट्रोल किया, वरना तो लगता था जनसंख्या, क्षेत्रफल इन सबसे बड़ा। एक सवाल आत्मनिर्भर भारत और जिसमें था कि लोकल, वोकल और ग्लोबल, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की उसमें अहम भूमिका होगी। अब कैसा होगा, स्वदेशी चलन क्या होगा, जरा संक्षेप में जरूर बताइए, क्योंकि तो अच्छा है कि जब तक आत्मनिर्भर भारत नहीं होगा, स्वावलंबी भारत नहीं होगा, गांव हमारे आत्मनिर्भर नहीं होंगे, व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं होगा, शहर आत्मनिर्भर नहीं होंगे, प्रदेश आत्मनिर्भर नहीं होगा, देश आत्मनिर्भर नहीं होगा, तब तक न्यू इंडिया का सपना साकार नहीं हो सकता। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले से उनका ये मानना रहा है। उन्होंने कहा मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया के लिए उन्होंने कहा मेड इन इंडिया। अब मेड इन चाइना नहीं, मेड इन जापान नहीं, मेड इन इंग्लैंड नहीं, अब मेड इन इंडिया। इसके लिए उन्होंने कहा स्किल इंडिया। ये अभियान उनका बहुत पहले से चल रहा है। हम स्किल इंडिया करेंगे, हम डिजिटल इंडिया करेंगे, हम मेड इन इंडिया करेंगे और हम मेक इन इंडिया पर पहुंचेंगे। जब मेक इन इंडिया की बात हम करते हैं तो आत्मनिर्भर भारत वही है जिसकी परिकल्पना पहले से प्रधानमंत्री जी ने लेकर के, और उसी के तहत उन्होंने कहा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आगे बढ़ो, उत्साह के साथ चलो, चुनौती को अवसर में बदलो। और इसके लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज, एक बड़ा पैकेज, आज़ाद भारत का सबसे बड़ा पैकेज, 10% GDP का माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया। हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने और अनुराग ठाकुर जी ने विस्तार से उस पर विषय रखा। आज आपने देखा होगा कि किसानों के आय को बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी भी कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपज को उन्होंने समर्थन मूल्य को 1.5 गुना बढ़ा दिया। इसके पहले भी उन्होंने बढ़ाया था, अभी फिर 1.5 गुना उन्होंने बढ़ा दिया। हर तबके की चिंता कर रहे हैं। MSME के लिए उन्होंने कहा कि 200 लाख रुपए का जो टेंडर होगा, अब कोई बाहरी कंपनी नहीं बल्कि भारत के लोग वही डालता है, स्वदेशी होगा, स्वदेशी होगा। इसी के साथ उन्होंने कहा MSME का दायरा भी उन्होंने बढ़ा दिया। अब SME को आप छोटे रूप में नहीं, बड़े रूप में देख सकते हैं। इसके साथ उन्होंने कहा 2 लाख करोड़ की व्यवस्था भी, 3 लाख करोड़ की व्यवस्था भी उसमें कर दी। मजदूरों की चिंता करने के लिए भी उन्होंने 3500 करोड़ की व्यवस्था कर दिया। राहत पैकेज, राशन पानी सब की व्यवस्था कर दिया। इसी के साथ उन्होंने किसानों के लिए 1 लाख करोड़ तो किसान क्रेडिट कार्ड में दे दिए। अभी इसी लॉकडाउन के दौरान किसानों के लिए 9 करोड़ 50 लाख किसानों के खाते में 72,000 करोड़ रुपए उन्होंने पहुंचा दिया। 20 करोड़ बहनों के खातों में 500 रुपए 3 महीने की पेंशन उन्होंने पहुंचा दिया। 38 करोड़ खाता धारकों के सबके खाते में कुछ ना कुछ पहुंचा दिया। कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने दिव्यांगों के लिए रिजर्वेशन 3% से 4% करा दिया। और उन्होंने क्लास 3 और क्लास 4 के जो रिजर्वेशन था, जो क्लास 3 और क्लास 4 में इंटरव्यू था, उसको पूरी तरीके से समाप्त किया। स्टेप बाय स्टेप कैसे सुधार हो सकता है, तो आत्मनिर्भर भारत को लेकर के जो विभिन्न पैकेज घोषित किए, मनरेगा के मजदूरों के लिए उन्होंने 40,000 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया, 2 लाख करोड़ रुपए का किसानों के लिए पैकेज घोषित किया, 3 लाख करोड़ रुपए अपने MSME के लिए उन्होंने घोषित किया, 35,000 करोड़ रुपए उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं के लिए घोषित किया। तो बहुत सारी चीज़ें, हमारे पेयजल के लिए उन्होंने बहुत बड़ी व्यवस्था किया, हर घर को नल से जल देने के लिए, गंगा के दोनों तट में जैविक खेती और उसके विकास के लिए काम किया। तो आत्मनिर्भर भारत निश्चित रूप से भारत को एक आर्थिक दृष्टि से, समृद्धशालिता के दृष्टि से और पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 का देश बनाने के दृष्टि से बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। और हम सब लोग जैसे पहले मेरा भारत सोने का चिड़िया था, उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, स्वदेशी को अपनाएंगे। लोकल के लिए वोकल होना बहुत ज़रूरी है, जो उनका नारा है उसका हम सब लोग अनुपालन करेंगे। सारे उद्यमियों को सहयोग कर रहे हैं। रिजर्व बैंक की 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सबको छूट देने की, सबको उत्साहित करने के, सबको साथ लेकर के चलने की भावना के साथ हम सब लोग आगे बढ़ेंगे और मेरा भारत आत्मनिर्भर भारत बनेगा और दुनिया भारत को देखेगी और चमकता हुआ भारत, बढ़ता हुआ भारत, विकसित भारत, एक समृद्धशाली भारत, एक शक्तिशाली भारत, एक मजबूत भारत और एक आत्मनिर्भर भारत लोगों के अंदर ये भावना पनपेगी और विश्व इसको देखेगा। निश्चित रूप से मेरा भारत आत्मनिर्भर भारत बनेगा। निश्चित तौर पे जैसा आप बता भी रहे हैं और हमने
इस कार्यकाल में देखा भी, जिस तरह से कोरोना में मुख्यमंत्री आप सब लोग मेहनत के, प्रदेश के जनता को भी विश्वास हुआ कि हम सुरक्षित हाथों में हैं। और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सारे हमारे साथ थे और सभी प्रश्नों का जवाब दिया। आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ उत्तर प्रदेश भी आगे बढ़ेगा और शायद यही डबल इंजन की सरकार कही जाएगी कि जहां केंद्र भी मदद के लिए तैयार है और यहां योगी जी बिल्कुल उस काम को कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, जो कि जल शक्ति विभाग के कैबिनेट मिनिस्टर और साथ में सरकार के प्रवक्ता। इन्होंने बताया कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार, जिसमें योगी हैं तो हर चीज मुमकिन हो गई है। यहाँ पर इतना अच्छा होमवर्क किया गया है कि उद्योगों को बुलाने के लिए एक वातावरण तैयार किया गया है, किसानों की आय बढ़े इसके लिए योजना बन चुकी है। और वो श्रमिक जिनको लेकर के राजनीति होने से कोई नहीं चूका, विपक्ष भी नहीं चूका, उनके लिए उनके घर में खाना कैसे हो, वो कैसे आगे अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकें और शायद वापस उस राज्य में ना जाएं जहां पे वो श्रमिक बन के गए थे, वो यहीं रहें और खुशहाल रहें, इन सब की व्यवस्था कर दी गई है। उत्तर प्रदेश निश्चित तौर पर कोरोना के इस मुश्किलों का दौर था, चुनौतियों को उसने अवसर में बदल दिया। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए RNI की फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें।